हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई के लिए क्लास 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th के लिए जियोग्राफी के क्वेश्चंस को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेके 12 तक सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज दिए हुए हैं। इस बुक में बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी में कुल मिलाकर 91 क्वेश्चन पेपर के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इसके ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 140 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक संयुक्त राज्य अमेरिका में गेहूं के उच्च उत्पादन में योगदान देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी। उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी संयुक्त राज्य अमेरिका में गेहूं के उच्च उत्पादन में योगदान देता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के 4 राज्यों उत्तर डकोटा, दक्षिण डकोटा, मोंटाना और मिनीसोटा तथा कनाडा के 3 राज्यों मैनिटोबा, सास्काचुआन तथा अल्बर्टा में स्थित यह क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा वाणिज्यिक खाद्यान्न कृषि का क्षेत्र है। यह अर्ध मरुस्थलीय जलवायु में मशीनीकृत तथा वाणिज्यिक कृषि का अद्वितीय उदाहरण है। इस क्षेत्र के विस्तृत समतल तथा मंद ढाल वाले मैदान बड़े पैमानों पर मशीनों के प्रयोग के लिए उपयोगी हैं। अगला प्रश्न है, विश्व के किस भाग में हार्ड रेड स्प्रिंग गेहूं को उगाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है कनाडा और उत्तरी अमेरिका में। कनाडा और उत्तरी अमेरिका में हार्ड रेड स्प्रिंग गेहूं को उगाया जाता है। हार्ड रेड स्प्रिंग गेहूं अमेरिका के उत्तरी हिस्से में उगाया जाता है, जहां पर गर्मियां आमतौर पर हल्की होती हैं। इस प्रकार के गेहूं की कृषि के अंतर्गत बुआई अप्रैल से मई के अंत तक तथा कटाई अगस्त से सितंबर के मध्य होती है। इसके कुल उत्पादन का 95% नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, मिनीसोटा एवं मोंटाना राज्य में उत्पादित होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां गेहूं की खेती के लिए आवश्यक है? पहला है पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। दूसरा है शुष्क परिस्थितियों में गेहूं के लिए अच्छी जल निकासी वाली भारी मृदा उपयुक्त होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन है पहला और दूसरा दोनों। गेहूं की कृषि विभिन्न प्रकार की भौगोलिक दशाओं में की जाती है। यह एक शीतोष्ण घास के मैदान का पौधा है। इसके लिए सामान्यतः 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। अर्थात गेहूं के पकते समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। शुष्क परिस्थितियों में गेहूं के लिए अच्छी जल निकासी वाली भारी मृदा उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व के गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका। इन सभी ऑप्शंस में संयुक्त राज्य अमेरिका गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है। गेहूं के सबसे बड़े निर्यातक देश हैं ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। गेहूं को उगने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगने के लिए सामान्य रूप से 50 से 70 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। अगला प्रश्न है,
गुड़ खांड क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गन्ने से प्राप्त होने वाली गहरे भूरे रंग की चाशनी। गुड़ खांड गन्ने से प्राप्त होने वाली काले भूरे रंग की चाशनी होती है। यह चीनी, गुड़, खांड सारी, सीरा और इथेनॉल बनाने के काम आता है। अगला प्रश्न है, विश्व का कौन सा देश 2022 में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 2022 में कपास के उत्पादन में भारत पहले तथा चीन दूसरे स्थान पर था। अगला प्रश्न है, कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसके बाद ब्राजील व ऑस्ट्रेलिया है। कपास की वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 100 से 210 पाला रहित दिन और तेज धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भौगोलिक परिस्थितियों में से चाय की खेती के लिए कौन सी आवश्यक है? पहला है, चाय का पौधा उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है। दूसरा है, इसे एक सुअपवहित उपजाऊ मृदा जिसमें धरण और कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों। चाय एक रोपड़ कृषि है जो पेय पदार्थों के रूप में प्रयोग की जाती है। काली चाय की पत्तियां किण्वित होती है जबकि चाय की हरी पत्तियां अकिण्वित होती हैं। चाय की पत्तियों में कैफीन तथा टेनिन की प्रचुरता पाई जाती है। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। चाय की झाड़ियां उगने के लिए वर्ष भर कोष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती हैं। भारत में चाय की खेती 1840 में असम के ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई। बाद में इसकी कृषि पश्चिम बंगाल की हिमालयी भागों में प्रारंभ की गई। दक्षिण में चाय की खेती पश्चिमी घाट की नीलगिरी तथा इलायची की पहाड़ियों के निचले ढालों पर की जाती है। अगला प्रश्न है, अरेबिका और रोबस्टा किसकी किस्में हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कॉफ़ी की। अरेबिका और रोबस्टा कॉफ़ी की किस्में हैं। कॉफ़ी एक उष्णकटिबंधीय रोपड़ कृषि है। कॉफ़ी की 3 किस्में हैं, अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका। भारत में उत्तम किस्म की अरेबिका कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है जो प्रारंभ में यमन से लाई गई थी। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बुदन की पहाड़ियों से हुई और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। अगला प्रश्न है, इनमें से अग्रणी कॉफ़ी उत्पादक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्राज़ील। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपड़ फसल है? पहला है नारियल, दूसरा है रबड़ और तीसरा है चाय। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा। रोपड़ कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहां चाय, कहवा, काजू, नारियल, रबड़, केला और कपास एकल फसल उगाई जाती है। इस कृषि की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें कृषि क्षेत्र का आकार बहुत विस्तृत होता है। इसमें अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंध एवं तकनीकी आधार पर वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। यह एक फसली कृषि है जिसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर ही संकेंद्रण किया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व में भूमि के कितने भाग पर खेती की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 10%। कृषि मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक व्यवसाय है। विश्व की लगभग आधी जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। विश्व के लगभग 10% भूभाग पर कृषि की जाती है। एशिया, अफ्रीका तथा दक्षिणी अमेरिका के अधिकांश विकासशील देशों में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि ही है। इनमें से बहुत से देशों की लगभग 3/4 जनसंख्या कृषि करती है। कृषि से मनुष्यों के भोजन, वस्त्र या आवास की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के कारण
कृषि में बहुत विकास हुआ है और आज विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। अगला प्रश्न है, बाजरे की खेती के लिए वर्षा की आवश्यक सीमा कितनी होनी चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 50 से 72 सेंटीमीटर। बाजरे की खेती के लिए वर्षा की आवश्यक सीमा 50 सेंटीमीटर से 72 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाजरा बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। भारत के पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी भागों में गर्म तथा शुष्क जलवायु में बाजरा बोया जाता है। यह एकल तथा मिश्रित फसल के रूप में बोया जाता है। यह फसल मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान व हरियाणा में मुख्य रूप से बोई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मिश्रित खेती की विशेषता कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फसल और पशुपालन का संयोजन। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को इसमें समान महत्व दिया जाता है। फसलों के साथ पशुओं जैसे मवेशी, भेड़, सूअर एवं कुक्कुर पालन आय के मुख्य स्रोत हैं। इस प्रकार की कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। उदाहरण स्वरूप उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरेशिया के कुछ भाग एवं दक्षिणी महाद्वीपों के समशीतोष्ण अक्षांश वाले भागों में इसका विस्तार है। इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है। अगला प्रश्न है, ट्रक खेती डैश की एक विशेष प्रकार की खेती होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सब्जियों। ट्रक खेती सब्जियों की एक विशेष प्रकार की खेती होती है। जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करते हैं वहां इसको ट्रक कृषि का नाम दिया जाता है। ट्रक फार्म एवं बाजार के मध्य की दूरी जो एक ट्रक रात भर में तय करती है, उसी आधार पर इसका नाम ट्रक कृषि रखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको ट्रक कृषि के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सब्जी की कृषि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको ट्रक कृषि के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सब्जी की खेती को। अगला प्रश्न है, ट्रक फार्मिंग किसकी खेती से संबंधित है? पहला है सब्जियां और दूसरा है रेशेदार फसलें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल पहला, सब्जियां। आगे के प्रश्न भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 158 है, भूमध्य सागरीय कृषि है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंगूर, ओलिव, संतरे और अंजीर की खेती के लिए जानी जाती है। भूमध्य सागरीय कृषि अंगूर, ओलिव, संतरे और अंजीर की खेती के लिए जानी जाती है। भूमध्य सागरीय कृषि अति विशिष्ट प्रकार की कृषि है। इसका विस्तार भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्र जो दक्षिणी यूरोप से उत्तरी अफ्रीका के ट्यूनीशिया से अटलांटिक तट तक फैला है। दक्षिणी कैलिफोर्निया, मध्यवर्ती चिली, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग एवं ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी व दक्षिणी पश्चिम भाग में भी भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है। अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। अंजीर और जैतून भी यहाँ उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित फसलों में से भूमध्य सागरीय प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फलों की फसलें। भूमध्य सागरीय प्रदेश में मुख्यतः फलों की खेती की जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु भूमध्य सागर के चारों ओर तथा उपोष्ण कटिबंध के 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी तट के साथ साथ पाई जाती है। मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व तथा दक्षिण पश्चिम तट इसके उदाहरण हैं। ग्रीष्म ऋतु में औसत मासिक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास तथा शीत ऋतु में 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 35 से 90 सेंटीमीटर के बीच होती है। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, खट्टे फल,
नींबू की खेती के लिए। भूमध्य सागरीय क्षेत्र खट्टे फल या नींबू की खेती के लिए प्रसिद्ध है। भूमध्य सागरीय कृषि का विस्तार भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्र जो दक्षिणी यूरोप से उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनीशिया से अटलांटिक तक फैला है। दक्षिणी कैलिफोर्निया, मध्यवर्ती चिली, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिम भाग एवं ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण व दक्षिण पश्चिम भाग में है। खट्टे फलों की आपूर्ति करने में यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। अंजीर एवं जैतून भी यहाँ उत्पन्न होता है। आगे के प्रश्न स्थानांतरणशील कृषि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 161 है, इंडोनेशिया की स्थानांतरणशील कृषि कहलाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लदांग। इंडोनेशिया की स्थानांतरणशील कृषि लदांग कहलाती है। कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनको, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कोल खोज। कोल खोज स्थानांतरित कृषि नहीं है, जबकि मिल्पा, लदांग और कर्तन दहन प्रणाली स्थानांतरित कृषि है। कोल खोज सोवियत संघ की सामूहिक कृषि को कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, इंडोनेशिया में लदांग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मिल्पा, मध्य अमेरिका। ये सही है। मिल्पा मध्य अमेरिका में की जाने वाली झूम खेती है, जबकि वेनेजुएला में कोनको, इंडोनेशिया में लदांग, मध्य अफ्रीका में मसोले, ब्राज़ील में रोका और वियतनाम में रे नामक झूम खेती की जाती है। अगला प्रश्न है, किस देश में झूम खेती कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मेक्सिको में। मेक्सिको में झूम खेती कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। कर्तन दहन प्रणाली या झूम कृषि को वेनेजुएला में कोनको, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जनजातीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी स्थानांतरणशील कृषि। स्थानांतरणशील कृषि जनजातीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। आदिकालीन निर्वाह कृषि अथवा स्थानांतरणशील कृषि कार्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है, जहां आदिम जाति के लोग यह कृषि करते हैं। इसका क्षेत्र अफ्रीका, दक्षिणी एवं मध्य अमेरिका का उष्णकटिबंधीय भाग एवं दक्षिणी पूर्व एशिया है। इन क्षेत्रों की वनस्पति को जला दिया जाता है एवं जली हुई राख की परत उर्वरक का कार्य करती है। इस प्रकार स्थानांतरणशील कृषि कर्तन एवं दहन कृषि कहलाती है। इसमें बोए गए खेत बहुत छोटे छोटे होते हैं एवं खेती भी पुराने औजार जैसे लकड़ी, कुदाली एवं फावड़े द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, मध्य अमेरिका में कर्तन एवं दहन कृषि को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मिल्पा। मध्य अमेरिका एवं मैक्सिको में कर्तन एवं दहन कृषि को मिल्पा कहा जाता है। मलेशिया व इंडोनेशिया में लदांग, वेनेजुएला में कोनको, ब्राज़ील में रोका, मध्य अमेरिका में मसोले, वियतनाम में रे आदि नामों से कर्तन एवं दहन कृषि को जाना जाता है। कर्तन एवं दहन कृषि में किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उस पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। इसे स्थानांतरणशील कृषि या कर्तन एवं दहन कृषि कहते हैं। अगला प्रश्न है, कर्तन एवं दहन कृषि को मध्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किसके द्वारा जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मिल्पा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सरल निर्वाह मूलक कृषि की है? पहला है इसमें खेतों के आकार छोटे होते हैं। दूसरा है इसे झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। तीसरा है एक ही भूखंड में कई अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सही है। सरल निर्वाह कृषि की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इसमें खेतों का आकार छोटा होता है, इसे झूम कृषि के नाम से जाना जाता है तथा एक ही भूखंड में कई अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। सरल निर्वाह कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से यह कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि तथा स्थानांतरण कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, विभिन्न देशों में स्थानांतरित कृषि को भिन्न नामों से जाना जाता है, उनका सही मिलान करें। सूची 1 में झूम कृषि व्यवसाय दिया हुआ है और सूची 2 में देश दिया हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। इसका सही सुमेलन इस प्रकार है, मिल्पा मेक्सिको में, लदांग इंडोनेशिया में, रोका ब्राजील में और कोनुको वेनेजुएला में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा निर्वाह कृषि का एक उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कृषि स्थानांतरण। स्थानांतरण कृषि जीवनोपार्जन निर्वाह खेती का उदाहरण है। इस प्रकार की खेती कृषि भूमि के छोटे टुकड़े पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, दांव और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। निर्वाह कृषि को गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्थानांतरित कृषि को मिल्पा नाम किस देश में दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मैक्सिको। स्थानांतरित कृषि को मिल्पा नाम मैक्सिको में दिया गया है। स्थानांतरित कृषि में वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंडों को साफ करके की जाती है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जाना जाता है, जो इस प्रकार है, मिल्पा मैक्सिको और मध्य अमेरिका में, कोनुको वेनेजुएला में, रोका ब्राजील में, मसोले मध्य अफ्रीका में, लदांग इंडोनेशिया और मलेशिया में और रे वियतनाम में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म स्थानांतरित कृषि नाम देश सही है? पहला है लदांग मलेशिया, दूसरा है वत्रा वियतनाम, तीसरा है कोनुको वेनेजुएला। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला और तीसरा दोनों सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, विभिन्न देशों में स्लैश और बर्न कृषि के लिए प्रयुक्त नामों के लिए नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। मैक्सिको का मिल्पा होगा, ब्राजील का रोका होगा, वियतनाम का रे होगा और इंडोनेशिया का लदांग होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कहां पर स्थानांतरित कृषि को लदांग नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न है, किस देश में झूम खेती कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मैक्सिको में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।
अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।